प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पंत की कविता नौका विहार का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जो व्याख्यान हुआ था उस पे हमने पंत की परिवर्तन कविता के मुख्य अंशों पर विचार किया था। आज हम नौका विहार पर विचार करेंगे। परिवर्तन पल्लव में से उद्धृत की गई थी और नौका विहार गुंजन में से ली गई है। पंत की प्रारंभिक रचनाएं पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, छायावादी कृतियों में गिनी जाती हैं। इसलिए छायावाद की समस्त विशेषताएं इसमें दिखलाई देती हैं। पंत बहुत ही सुकुमार हृदय हैं, कोमल हृदय के कवि हैं, संवेदनशील कवि हैं, प्रकृति के गायक माने जाते हैं और सूक्ष्म संवेदनाओं को चित्रित करने में वो सिद्धहस्त हैं। छायावाद की समग्र विशेषताएं कोमलतम रूप में पंत में दिखलाई देती हैं। पंत कोमल कल्पनाओं के लिए, प्रकृति के सुंदर चित्रण के लिए तो जाने ही जाते हैं। वो अपनी सुंदर भाषा के लिए भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। उनके पास सुंदर, मधुर, कोमल शब्दों का अपरिमित भंडार है और उनकी कल्पना बहुत उर्वर है जो नए नए बिंबों का सृजन करती रहती है। जितने सुंदर बिंब पंत के काव्य में हमें प्राप्त होते हैं, कदाचित छायावादियों में किसी के भी पास नहीं है। पंत शब्द शिल्पी हैं और उनकी कल्पना इन्हीं शब्दों के आधार पर बड़े ही सुंदर, बड़े ही संप्रेषणीय बिंबों का सृजन करती आई है। पंत प्रकृति के गायक हैं, प्रकृति से अपनी विषय वस्तु चुनते हैं। परिवर्तन भी प्रकृति के आधार पर ही लिखी गई थी और नौका विहार भी प्रकृति के उपादानों से ही लिखी गई है। लेकिन जैसे जैसे पंत अपनी विकास यात्रा तय करते हैं, वो छायावाद से जाके प्रगतिवाद में और प्रगतिवाद से प्रयोगवाद में और प्रयोगवाद से भी आगे जाकर एक चिंतक, एक अध्यात्मवादी चिंतक के रूप में हमारे समक्ष दिखलाई देते हैं। उन कृतियों में निरंतर ये सोपान तय होते हैं, ये उनकी रचना द्वारा हम जान सकते हैं। नौका विहार गुंजन से ली गई है और गुंजन छायावादी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है या छायावाद के अंतर्गत आती है। नौका विहार कविता तब लिखी गई जब पंत एक बार काला काकर के राजभवन में रुके और एक ऐसी शाम जो कि रात के नजदीक है, रात्रि के नजदीक है, ऐसी शाम में जिसमें अंधेरा आ चुका है या कहिए कि रात्रि की पूर्व सूचना है और चारों तरफ चांदनी फैली हुई है और वहां कोई हलचल नहीं है, उस शांत वातावरण में वे एक दिन नौका विहार के लिए निकलते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते जाते उनके मन में जो भी भाव आते हैं या उनके समक्ष जो दृश्य चित्र आते हैं, उन दृश्य चित्रों को अपनी कलम के माध्यम से उन्होंने कविता के रूप में अभिव्यक्त किया। जैसे जैसे उनकी नाव आगे बढ़ती गई है, वैसे वैसे उनके समक्ष नभ, जल, थल में जो भी प्राकृतिक के उपादान आ रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य आ रहे हैं, उन सब को उन्होंने अपने कलम से चित्रित किया है। नौका विहार कविता का नाम है क्योंकि वो नौका विहार करते समय रची गई है। अब ये नौका विहार अंत तक जाते जाते किन अर्थों को ध्वनित करता है, ये हम अंत में देखेंगे। पहले इसकी विषय वस्तु। इसकी विषय वस्तु में जो प्राकृतिक उपादान आते हैं वो जल है, गंगा के रूप में जल, थल के रूप में गंगा के किनारे और गंगा के किनारे उपस्थित दृश्य और नीरव अनंत आकाश। आकाश में झलमलाती चांदनी, उसमें चमकते हुए तारे और उन सबको दीपित करता हुआ चंद्र और उस चंद्र का जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब
ये अनंत सौंदर्य का सृजन करते हैं, जिनके आधार पर ये कविता आगे बढ़ती है और अंत तक आते आते इस कविता का स्वर दार्शनिक हो जाता है। पंत की बहुत सारी कविताएं दार्शनिक परिणति लेती हैं, क्योंकि पंत भी प्रसाद की तरह एक चिंतक कवि हैं। जगत के सत्य की अभिव्यक्ति जो उन्हें जगह जगह दिखलाई देती है, प्रकृति में हर जगह उसकी अभिव्यक्ति जो दिखलाई देती है, उसी अभिव्यक्ति को वो अपनी कविता में पिरो देते हैं। ऐसे ही नौका विहार भी अंत तक आते आते एक दार्शनिक परिणति लेगी और एक सत्य का उद्घाटन करेगी और इन अर्थों में ये कविता विशिष्ट हो जाती है। प्रारंभिक इसका जो है प्रारंभ बहुत ही कोमल स्वरूप से होगा और बड़े ही मधुर शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति होगी और जैसे जैसे ये कविता आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही अंत तक आते आते एक शाश्वत सत्य का अभिव्यंजन करेगी। प्रारंभ करते हैं। देखिए, कविता प्रारंभ करते हैं पंत। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। जब वो नौका विहार करने निकले हैं तो चारों तरफ चांदनी फैली हुई है। कैसी चांदनी? चांदनी ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चांदनी। उज्ज्वल, धवल धवल चांदनी, ऐसी चांदनी जो बहुत ही मसृण है, चिकनी दिखाई देती है। बिल्कुल निष्कलंक चांदनी, शांत, वहां कोई कोलाहल नहीं है, हलचल नहीं है, इसलिए शांत और निर्मल धवल रंग की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। अपलक अनंत, ऐसा लगता है कि आकाश अपलक होकर उस चांदनी के सौंदर्य को निहार रहा है। तो नीरव भूतल, बिल्कुल ही नीरव, रव माने आवाज, जहां आवाज नहीं है वो नीरव, तो बिल्कुल कहीं कोई आवाज नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भूतल भी नीरव होकर चुपचाप उस चांदनी के सौंदर्य को निहार रहा है। शैकत शैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल। अब पंत काला कांकर के सामने से जो गंगा बहती हैं और गंगा भी उस रूप में कि वो पूरे वेग के साथ नहीं, बहुत मध्यम मध्यम बह रही हैं, उन गंगा का चित्रण करते हैं। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल। कैसी गंगा? तन्वंगी गंगा। क्षीणकाय है गंगा जो काला काकर के सामने से बहती हैं। क्षीणकाय किस लिए है? ग्रीष्म विरल है, गर्मियों के कारण जल कम हो गया है, वेग कम हो गया है गंगा का। तो ऐसी तन्वंगी गंगा, क्षीणकाय गंगा, पतली दुबली गंगा जो गर्मी के कारण विरल हो गई हैं, कम जल वाली हो गई हैं, वो सैकत शैया पर दुग्ध धवल। गंगा के नीचे बालू है और बालू के ऊपर गंगा बह रही हैं। तो सैकत शैया पर ऐसा लगता है कि बालू की शैया पर दुग्ध धवल, दूध जैसी धवल चांदनी से युक्त कोमलांगी गंगा, कम जल वाली गंगा लेटी है, लेटी हुई है। बालू की शैया पर दूध जैसी धवल कोमल अंगों वाली कृशांगी गंगा, ग्रीष्म विरल, गर्मी के कारण कम वेग वाली, ऐसी लगती हैं, लेटी हुई हैं। कैसे? श्रांत, क्लांत, निश्चल, थककर, क्लांत चूर होकर, आलस्य से युक्त होकर, निश्चल, बिना किसी चेष्टा के बहुत ही आराम की मुद्रा में लेटी हुई हैं। मंथर गति है गंगा, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वो थोड़ा आराम की मुद्रा में आ गई हैं, वेग के साथ नहीं बह रही हैं। तो लेटी हैं श्रांत, थक करके, क्लांत होकर के, आलस्य से युक्त होकर के निश्चल रूप में लेटी हुई हैं, बहुत ही आराम से लेटी हुई हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, हमारी चेतना में गंगा पवित्रता का पर्याय है, इसलिए जब पंत उनके लिए शब्द लेकर आए हैं तो वो बहुत ही पवित्र हैं। पंत कहते हैं तापस बाला गंगा, तापस बाला तपस्विनी है गंगा। ऐसा लगता है गंगा को देखकर जैसे कोई तपस्विनी लेटी हुई है। निर्मल, बहुत ही निर्मल, कालुष्य रहित, पवित्र,
गंगा। और कैसी गंगा? शशि मुख से दीपित मृदु करतल। ऐसा लगता है गंगा ने अपनी हथेलियों में अपने मुख को उठा रखा है, तो उनका जो शशि मुख है, गौरवर्णी जो मुख है, चंद्रमा जैसा जो मुख है, शशि रूपी मुख, तो जो मुख है वो चंद्रमा जैसा है। और उस शशिमुख से दीपित मृदु करतल, और उसकी जो कांति है उससे ऐसा लगता है कि उनकी जो दोनों हथेलियां हैं वो ज्योति पा रही हैं, दीपित हो रही हैं, प्रकाशवान हो रही हैं। गंगा तापस वाला तपस्विनी जैसी लगती हैं, बहुत ही निर्मल है, निष्पाप निष्कलुष हैं, और उनके शशि रूपी मुख से उनकी दोनों हथेलियां दीपित होती हैं, उज्जवल आभा पाती हैं। लहरे उर पर कोमल कुंतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, जो लहरें हैं गंगा की वो ऐसी लगती हैं मानो उनके हृदय पर कोमल केश राशि फैली हुई है। लहरें क्योंकि नीलवर्णी होती हैं, जल का वर्ण नीला माना जाता है, क्योंकि ये रात्रि का समय है तो श्यामल आभा आ चुकी है, इसलिए जो लहरें हैं गंगा की वो ऐसा लगता है कि उसके हृदय पर कोमल कुंतल फैले हुए हैं, चारों ओर सुंदर कोमल केश राशि बिखरी हुई है। गंगा को एक तपस्विनी बाला का रूप दिया है पंत ने, एक रूपक बांधा है युवती का, जो तपस्विनी जैसी लगती हैं गंगा, और उनके शशिमुख से उनकी दोनों हथेलियां दीपित है, और उनके उर पर यानी कि वक्षस्थल पर कोमल कुंतल लहरों के रूप में बिखरे हुए हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। गोरे अंग क्यों है? क्योंकि गंगा के जल में चांदनी सर्वत्र छिटकी हुई दिखलाई दे रही है, तो गंगा सब तरफ से गौरवर्णी दिखाई देती है। तो इसके गोरे अंगों पर जो युवती हैं गंगा, या गंगा को जिस युवती का रूप दिया गया है, उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। अब गंगा के जल में प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? जल का पड़ रहा है। जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है किसका? चंद्रमा का। तो चंद्रमा से की कांति से या चांदनी से भरपूर है गगन, और उस चांदनी से भरपूर गगन का प्रतिबिंब पड़ता है जल में। तो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में गगन का या अंबर का, वो ऐसा लगता है कि वो नीलांबर है। गगन क्या है? नीलांबर है, नीले रंग का वस्त्र है। अंबर का अर्थ वस्त्र और नीला, क्योंकि वो गगन नीली आभा लिए हुए है, तो नीलांबर। चंचल अंचल सा नीलांबर, जो गगन गंगा के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है वो चंचल है, क्योंकि लहरें शांत नहीं है, धीरे धीरे उनमें गति बनी हुई है, तो वो जो प्रतिबिंब पड़ता है गगन का वो भी चंचल दिखलाई देता है। तो नीला रंग का जो वस्त्र है, ऐसा लगता है कि गंगा रूपी बाला ने उस चंचल नीले वस्त्र को अंचल के रूप में धारण किया हुआ है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो तापस बाला है गंगा, इन्होंने नीलम रंग का वस्त्र पहना हुआ है, उसका आंचल नीला है, और वो नीला आंचल ऐसा लगता है जैसे चंचल है, बार बार हल्की हल्की सी उसमें सिहरन आती है, और वो गोरे अंगों पर सिहर सिहर यानी कि हल्का हल्का उड़ता सा रहता है, ऐसे लहराता रहता है, तार तरल सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप में लहराता रहता है गंगा के गोरे अंगों पर वो नीला वस्त्र, जो आकाश की प्रतिच्छवि है। नीलम वर्ण आकाश की जो प्रतिच्छवि गंगा में पड़ती है, वह प्रतिच्छवि चंचल है, क्योंकि लहरें चंचल हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि गंगा नदी रूपी बाला ने आकाश रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है, जो नीले रंग का है, और वो हल्की हल्की
लहरें जो हिलती रहती हैं उसके कारण बहुत ही सुंदर और तरल रूप में लहराता हुआ लगता है वो गोरे अंगों पर, क्योंकि कहीं कहीं गंगा का जल दिखलाई देता है और कहीं उस पर चांदनी दिखलाई देती है, तो कहीं वो श्यामल है कहीं उज्जवल है। तो सिहर सिहर कर कहीं से हल्का कहीं से उज्जवल ऐसा लहराता हुआ लगता है गगन रूपी वस्त्र जो गंगा ने धारण किया हुआ है नीले रंग का। तो ये जो पंक्तियां आपने पढ़ी इसमें सिर्फ गंगा का वर्णन है। न जाने कितने कवियों ने गंगा का वर्णन अपने अपने प्रकार से किया है, लेकिन ये पंक्तियां बहुत ही सुंदर और कोमल रूप में गंगा के रूप को हमारे समक्ष लेकर के आती हैं। पंत की शब्द क्षमता कितनी सशक्त है इन पंक्तियों के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकें कि कठिन है, लेकिन बहुत ही कोमल शब्दों के माध्यम से बहुत ही कोमल भावों की अभिव्यक्ति आसानी से करते चले जाते हैं पंत। और एक आंतरिक लय है इसमें कविता में जो इसको बहुत ही सशक्तता प्रदान करती है। कितने सुंदर शब्दों में उनने गंगा नदी को एक बाला का रूप दिया और उसमें चमकने वाले आकाश की प्रतिच्छवि का वस्त्र के रूप में वर्णन किया, तो लहरों का कोमल कुंतल के रूप में वर्णन किया। वो पंत की कल्पना की उर्वरा शक्ति का परिचायक है। ये पूरा अंश आपके समक्ष कई बिंबों की सृष्टि करता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह कहा था कि वही कवि सक्षम है जिसमें बिंब सृजन की क्षमता होती है। जितनी ज्यादा बिंब सृजन की क्षमता होगी उतना ही कवि सशक्त होगा, अपने भावों को संप्रेषण करने में सक्षम होगा। और ये बातें पंत पर पूरी तरह से लागू दिखलाई देती हैं। वो शब्दों के माध्यम से जितने सुंदर बिंबों का सृजन करते हैं, छायावादी कवियों में अन्य कोई इतना सक्षम कवि नहीं है। इस अंश में न केवल दृश्य बिंब है बल्कि एक गत्वर बिंब भी हमारे समक्ष आता है। हल्के हल्के रूप में गंगा बह रही हैं, लहरें बहती हुई किस प्रकार की लगती हैं और उन लहरों को कितने कितने रूपों में उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। ये जितना आप इस कविता को पढ़ते जाएंगे वो आप देखते जाएंगे। अभी इसकी इतनी ही पंक्तियों का हम सौंदर्य देखते हैं। मुख्य भाव इसमें गंगा नदी के सौंदर्य का वर्णन है। उन गंगा नदी के सौंदर्य का वर्णन जिस पर की रात्रिकालीन चांदनी बिखरी पड़ी हुई है और उस चांदनी में गंगा नदी कैसी लगती हैं, ये पंत हमको इन पंक्तियों में बतलाते हैं। पूरा ही अंश तत्सम शब्दावली से युक्त है और हिंदी साहित्य में पंत क्यों शब्द शिल्पी कहे जाते हैं इसका परिचायक है। इसमें यदि अलंकार योजना पर विचार करें तो बहुत सुंदर अलंकारों का सृजन है। अनुप्रास तो कई जगह अनायास आता ही है, लेकिन जगह जगह जिन रूपों को की सृष्टि की है उन्होंने, वो इसका वैशिष्ट्य है। गंगा को तापस बाला का रूपक दिया गया है, मुख को शशि का रूपक दिया गया है, चंद्रमा मुख चंद्रमा रूपी मुख और तापस बाला रूपी गंगा, लहरें उर पर कोमल कुंतल उत्प्रेक्षा। मानो ऐसा लगता है कि लहरें जो बह रही हैं वो गंगा के उर पर कोमल कुंतल बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है। सिहर सिहर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। चंचल अंचल सार नीला अंबर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। ऐसा लगता है जो नीला अंबर गंगा में दिखलाई दे रहा है या उसकी प्रतिच्छवि जो पड़ रही है वो ऐसा लगता है कि उसका गंगा नदी रूपी बाला ने आंचल ओढ़ा हुआ है जो चंचल है, लहरा रहा है। यह उपमा अलंकार है। दृश्य बिंब हर जगह उपस्थित है। आपके सामने एक युवती का चित्र आता है जो
पंत शब्दों द्वारा निर्मित करते हैं। इस पूरे अंश में बहुत ही सुंदर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक चित्रण है। रस के रूप में विचार करें तो यहाँ शांत रस है। इसीलिए प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण का प्रयोग किया गया है। विशेषकर माधुर्य गुण की सृष्टि इसमें हुई है। प्रायः शांत रस में प्रसाद ही रहता है, लेकिन यहाँ इतने सौंदर्य का मंडन है कि यहाँ माधुर्य प्रधान हो गया है प्रसाद की अपेक्षा। ये इसके भाषिक सौंदर्य है। किसी भी कविता पर विचार करते समय भाव पक्ष की भांति हमें उसके शिल्प पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। तो ये इसका शिल्प पक्ष है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्योंकि पंत नौका विहार पर निकले हैं। हल्की हल्की रात्रि उतर आई है, उस समय वो नौका विहार पर निकले हैं। और नौका विहार करने के लिए जिस नाव में वो बैठे हैं उसका थोड़ा सा परिचय हम इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से कितने सुंदर रूप में उन्होंने किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों की पर। इतनी सुंदर शब्द योजना है, इतनी ध्वन्यात्मकता है, इतनी लयात्मकता है कि ये अपने आप ही किसी की जिह्वा पर चढ़ जाए, अनायास ही याद हो जाए, इतना सक्षम पदांश है ये। ऊपर के अंश में हमने गंगा के सौंदर्य को देखा था। अब नौका कैसी लगती है पंत हमें बतलाते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम पहर, चांदनी बिखरी हुई है। हम नाव चले लेकर सत्वर, सत्वर माने शीघ्र, शीघ्र ही हम नाव पर बैठ गए हैं, चले हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता बालू, सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा नदी में बालू है और वो बालू कैसी है, जैसे सीपी है। और सीपी में क्या है, मोती होते हैं। तो जो बालू है वो तो सस्मित सीपी, बड़ी ही सुंदर सीपी है और उस पर मोती की ज्योत्सना, उज्जवल मोती की आभा वाली ज्योत्सना विचर रही है। तो गंगा नदी की बालू जो दिखलाई दे जाती है जल के नीचे से, वो ऐसी है जैसे सीपी, और सीपी में मोती की आभा लिए हुए चारों ओर ज्योत्सना यानी कि चांदनी बिखरी पड़ रही है। ऐसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य के मध्य नौका विहार के लिए निकले हैं पंत। दो पाले चढ़ी उठा लंगर, नाव चल पड़ी है, पालें चढ़ा दी गई हैं, लंगर उठा दिया गया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु बहुत ही कोमल तरीके से, बहुत ही मंद मंद, धीरे धीरे, बहुत ही मंथर ठहरी हुई गति से, मंद मंद मंथर मंथर। इन शब्दों की दो बार जो आवृत्ति की गई है, इसी से सौंदर्य आता है। एक बार धीरे कहेंगे उतना भाव व्यक्त नहीं होता जितना कि दो बार धीरे धीरे कहने पर होता है। इसलिए मृदु मंद मंद, बहुत ही धीमे धीमे, मंथर मंथर, बहुत ही धीमी गति से। तो मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरुणी हंसिनी सी सुंदर, छोटी नौका है। तो वो छोटी नौका, तरुणी नौका, तो छोटी सी नौका कैसी लग रही है, हंसिनी सी सुंदर, हंस जैसी लग रही है। उस चांदनी में सब श्वेत है, इसलिए नौका भी श्वेत वर्णी हंसनी सी लग रही है। तिर रही खोल पालों के पर, उसके दोनों ओर पाल हैं जो चढ़े हुए ऊपर तक। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हंसनी अपने परों का खोल कर तैर रही हो। देखिए, ये है उत्प्रेक्षा, और ये उत्प्रेक्षा कल्पना से आती है। कल्पना से ही सारे अलंकार आते हैं। कल्पना शक्ति कितनी उर्वर है कि पंत एक सामान्य से दृश्य को
इतने सुंदर रूप में उपस्थित करते हैं कि आप विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे उनकी नौका चलती है और नौका ऐसी लगती है जैसे एक हंसिनी है सुंदर, जो अपने परों को खोलकर धीरे धीरे उड़ रही है या आगे बढ़ रही है। अब इस कविता के थोड़ा से अंशों को हम छोड़ते हैं। इस कविता में लगातार पंत हमारे सामने एक के बाद एक दृश्य उपस्थित करेंगे कि काला काकर का भवन कैसा लग रहा है उस समय जब नौका चल पड़ी है, और उसमें चमकने वाले जो नदी, गंगा नदी में जो नक्षत्र चमक रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, और गंगा नदी के मध्य में एक द्वीप है, वो द्वीप कैसा लग रहा है। इन सारे दृश्यों पर विचार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और इस कविता के सबसे महत्वपूर्ण अंश पर अब हम आते हैं, जो इसका अंत का अंश है। पंत नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं और दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते उनके मन में क्या विचार आते हैं और ये कविता अंत में किन दार्शनिक तथ्यों का उद्घाटन करती है, ये इस अंश से हमको पता चलेगा। जो जो लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म जन्म के आर पार, शाश्वत जीवन नौका बिहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। बहुत ही सुंदर चिंतना से भरी पंक्तियां हमारे समक्ष उपस्थित हैं। देखिए बच्चों, पंत कहते हैं जो जो लगती है नाव पार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक नौका जा रही है। तो जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी है, इन सुंदर दृश्यों के पीछे या उन दृश्यों के पार्श्व में जो सत्य उनको महसूस होते हैं, उन्हीं सत्यों की अभिव्यक्ति इसमें की गई है कि जो जो लगती है नाव पार, जैसे जैसे नाव किनारे पर पहुंचने लगी है, उर्मे आलोकित शत विचार, हृदय में न जाने कितने सैकड़ों विचार आलोकित हो गए हैं, आ गए हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ऐसा लगता है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, ये जो धारा बह रही है, नदी के रूप में जो धारा हमारे सामने है, ऐसा ही है जग का क्रम। इस विश्व में, इस सृष्टि में देखने पर ऐसा लगता है कि समय रूपी नदी निरंतर बह रही है, जैसे ये गंगा नदी बह रही है। तो इस जग का जो क्रम है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, वह ऐसा ही है जैसे इस धारा का है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ये जीवन का उद्गम, जन्म लेना, सृष्टि का बनना शाश्वत है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, ये विश्व कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसमें गति बनी रहती है। तो शाश्वत है गति, चलना ही होता है, हर पल हर क्षण हम आगे बढ़ते हैं। जब से जन्म लेते हैं तब से गति प्रारंभ हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्राणी की हो या किसी भी जागतिक पदार्थ की हो। शाश्वत संगम, शाश्वत है गति, निरंतर चलना है, जीवन इसी का नाम है, निरंतर बढ़ना। शाश्वत संगम, जैसे ये गंगा अंत में जाकर सागर से मिल जाएगी, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी उस परम परमात्मा से अंत में जाकर मिल जाता है, उसका संगम वही होता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, नभ का नीला विकास भोर का होना, दिन का निकलना। तो शाश्वत है दिन का निकलना, इस नभ का नीला विकास, जीवन का विकास शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शशि का रजत हास, चांदनी से भरी रात्रि आएगी, दिन के बाद चांदनी से भरी रात्रि आती है। शाश्वत है शशि का यह रजत हास, चंद्रमा का रजत
चांदी जैसा हास, यहाँ हास माने सौंदर्य, चांदी जैसा सौंदर्य शाश्वत है। जगत निर्मित होता है, सौंदर्य को प्राप्त होता है, ये शाश्वत तथ्य हैं। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरों का विलास भी शाश्वत है। इस जगत के सभी प्राणी गतिमान रहते हैं जैसे ये लहरें गतिमान हैं, चाहे छोटी हैं लेकिन सब में अपनी गति होती है, अपना सौंदर्य होता है। तो शाश्वत है लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरों का भी अपना सौंदर्य है। इस जगत के सब प्राणियों का अपना एक सौंदर्य है और सभी निरंतर निरंतर चल रहे हैं और सभी शाश्वत रूप से चलते रहते हैं, ये क्रम बना रहता है। हे जीवन जग जीवन के कर्णधार, पंत कहते हैं कि इस संसार के जो कर्णधार हो तुम, मैं तुमसे कहता हूँ चिर जन्म मरण के आर पार, कि तुम जन्म और मरण के आर पार हो, तुम्हें जन्म और मरण में नहीं बांधा जा सकता। इस अंश में जो ये बातें आई हैं, ये बातें इसलिए हैं कि प्रकृति की सत्ता में छायावादी कवि प्रायः एक अलौकिक सत्ता का आभास पाते रहे हैं और यहाँ भी पंत उस अलौकिक सत्ता का स्पंदन महसूस करते हैं, जिसे आप रहस्यवाद भी कह सकते हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका बिहार। तुम जन्म मरण के आर पार हो, जन्म और मरण के परे हो, हे कर्णधार, शाश्वत जीवन नौका बिहार। मैं समझ गया हूं कि ये जो जीवन रूपी नौका बिहार है वो शाश्वत है। एक रूपक बांधा उन्होंने जीवन को नौका बिहार का रूप दिया। अब आपको पता चलेगा कि नौका बिहार किसको अभिव्यंजित कर रहा है। ये जो हमने जन्म लिया है वहां से हमारी यात्रा शुरू हो गई। हम समय की नदी में एक नाव की भांति बह रहे हैं, नौका की भांति बह रहे हैं और एक दिन हम बहते बहते उस परम पुरुष परमात्मा में मिल जाएंगे। शाश्वत जीवन नौका विहार, जीवन रूपी नौका का विहार शाश्वत। हम जन्म लेते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं और अंत में शांत होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये एक शाश्वत क्रम है, एक शाश्वत विकास है कि सृष्टि का जन्म भी होगा, सृष्टि के प्राणियों का जन्म होगा, विकास होगा और अंततः विलय भी होगा। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, सब कुछ शाश्वत है। जन्म शाश्वत, मरण शाश्वत। जन्म मिला तो मरण होगा और मरण हो गया तो निश्चित रूप से पुनः जन्म मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फिर जन्म होगा, क्योंकि आत्मा अजर है, अविनाशी है, अमर है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। पंत को लगता है कि हम इस सृष्टि में कितने छोटे हैं, हम कितने अहंकार में जीते हैं, अपने को कितना बड़ा बना लेते हैं कि अपने से आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन जब उस विराट का बोध होता है तो हमें लगता है कि हम कहीं नहीं हैं, उसी में कहीं हमारी एक छोटी सी सत्ता है। तो अस्तित्व ज्ञान को वो भूल जाते हैं जब उन्हें इस विराट सत्य का आभास होता है, जो उन्हें प्रकृति के हर कण में मौजूद लग रहा है और लग रहा है कि बस हम उसके एक माध्यम हैं। हम समय रूपी नदी में चुपचाप बहते हैं और चुपचाप बह करके अंत में उस परमात्मा में मिल जाते हैं। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण आंखों के आगे प्रकृति के रूप में जो बिखरा पड़ा है, वो हमें जाने अनजाने शाश्वत प्रमाण दे जाता है सत्य का, शाश्वत सत्य का, कि हम आए हैं और जाएंगे। इतनी ही यात्रा है, एक गति है जिस गति से हम चल रहे हैं और ये गति एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जाकर विश्राम ले लेगी। तो जीवन निरंतर बहता रहता है, समय रूपी नदी में जीवन निरंतर बहता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। चारों ओर बिखरा पड़ा है कि हम कहाँ ये सोचते हैं कि देह खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभिव्यक्त होते ही हैं। तो अमृत दान, मर कर के भी हम खत्म नहीं होते, फिर आत्मा जन्म लेती है, फिर आत्मा का मरण होता है
और यह चक्र चलता ही रहता है। और उस परमात्मा में आत्मा का मिलन जब हो गया तो वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है। फिर जन्म मरण की चिंता क्यों, फिर अच्छे बुरे की दुख सुख की चिंता क्यों। एक क्रम है जो निश्चित है और निश्चित गति से चल रहा है। तो करता मुझको अमृत दान, उस क्षण उनको लगता है कि जब जन्म और मरण निश्चित ही है तो इसका शोक या दुख या चिंता नहीं होनी चाहिए। मरकर भी ये देह खत्म भी हो जाएगी तो उस परमात्मा में विलीन होगी और अमरता को प्राप्त होगी, क्योंकि वो परमात्मा भी एक अमर है, अविनाशी है। तो अमृत दान करता है कि हम यात्रा करते हैं, कहीं मरना या मृत्यु जैसी चीजें नहीं है, तथ्य नहीं है। हम बस आते हैं, उस परमात्मा से जन्मे हैं, उस परमात्मा में मिल जाएंगे, बस इतनी ही यात्रा है। इस अंश में इसी दार्शनिक सत्य की अभिव्यक्ति की गई है। लेकिन ये दार्शनिक सत्य पंथ की कल्पना से कितने ही कोमल रूप में हमारे सामने आता है। सत्य तो इतना ही है कि जो आदमी जन्मा वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा और हम उस परमात्मा से जन्म लेते हैं, उस परमात्मा में ही मिल जाते हैं। जैसे एक नदी सागर में मिल जाएगी, वैसे ही हम भी परमात्मा में मिल जाएंगे। ये एक सत्य, साधारण सत्य, शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति पंत एक नौका के माध्यम से करते हैं। जब वो नौका विहार करने गए हैं कि हमने जन्म लिया, एक किनारे से शुरू हो गई हमारी यात्रा, और जब हम इस देह को त्यागेंगे कि दूसरे किनारे पर पहुंच चुके होंगे और उस परमात्मा से मिलने के लिए इस किनारे से उस किनारे तक जाना ही पड़ेगा। और जब हम उसमें मिल जाएंगे तो हमें अमृत वही मिलेगा। उसी के तरह हम अमर हैं, जैसे परमात्मा अमर है वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल करके अमर हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। ये व्यक्त किया गया है इन पंक्तियों में। देखिए, कई सारे सुंदर बिंब तो आपके सामने हैं ही हैं, लेकिन इस अंश में बिंबों की अपेक्षा सत्य की ही अभिव्यक्ति की गई है, इसलिए इसमें अलंकार भी कम है। हाँ, शब्द शक्तियां, लक्षणा, व्यंजना दोनों हैं। जीवन को नौका विहार का रूपक दिया गया तो रूपक अलंकार है। बहुत कम अलंकारों का प्रयोग है, अनुप्रास तो इनमें होता ही है। और शाश्वत शब्द जो उन्होंने बार बार प्रयोग किया है वो इस कविता को अतिरिक्त सौंदर्य से मंडित करता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। एक कविता आपने पढ़ी परिवर्तन, जिसमें कि वो कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं है। एक कविता आप पढ़ रहे हैं नौका विहार, जब वो कहते हैं कि ये शाश्वत है। स्थिर क्या है? स्थिर यह सत्य है कि जो आया है वह जाएगा। यह जीवन एक यात्रा है और उसमें हम ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं जैसे कि एक नौका एक नदी में अपनी यात्रा तय करती है। ऐसे ही समय रूपी नदी में व्यक्ति नौका की तरह ही यात्रा करता है और अंततः उसे अपने मूल उद्गम में मिल जाना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अंश थोड़ा समझ में आया होगा। आज हम इस पर इतना ही विचार करेंगे। कल हम एक अन्य कविता पर विचार करेंगे। धन्यवाद।